हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास, 12th क्लास की हिस्ट्री। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि क्या अपना सिलेबस है, कौन कौन से टीएमए के चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से पीई के चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। साथ में हम जानेंगे इनका किस तरीके का आपके एग्जाम में पैटर्न होगा क्वेश्चंस का, उसका एक सैम्पल पेपर हम लोग देखेंगे, कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और कितने आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी बातें करेंगे, कुछ टिप्स, कुछ गाइडेंस और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग बातें भी होगी। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि ये जो चैनल है जीसीसी एनआईएस आर्ट्स क्लासेस, ये बिल्कुल स्पेशल आप सभी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोऑपरेट करेंगे तो हम ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे और आपके एग्ज़ाम तक हम और अच्छे कंटेंट के साथ अपडेट देते रहेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में। जब आप इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो एक माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि कई लोग जो हिस्ट्री जिन्होंने अभी लिया है या जिन्होंने पहले उतना हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, पर बाय डिफॉल्ट क्या था कि किसी ने दिलवा दिया या किसी वजह से लेना पड़ गया। तो हिस्ट्री जो होता है दो नज़रिया है पढ़ने का। अगर इसको आप एक नॉर्मल रीडिंग की तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और उसमें भी तब जब आपका लिंक जो है शुरू से लिंक ना हो, आप हिस्ट्री में शताब्दी सदी कब क्या हुआ ये चीज़ें क्लियर ना हो तो पढ़ने में बड़ा उबाऊ सा लगता है। लेकिन जब आपका बैकग्राउंड नॉलेज होता है और जब आपको कोई समझाने वाला होता है तो हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है और अपने मन से आप चीज़ें लिख कर आ जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अपने आप में होता है। खैर एनीवे, इस चैनल में हम हिस्ट्री के सारे सिलेबस को अपडेट करेंगे और हमारा ऐप है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, जिस पर भी हम अपने हिस्ट्री के स्पेशल आर्ट्स का एक हमने पूरा का पूरा सेगमेंट ही अलग कर रखा है। आप जाएंगे तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल टीएमए सब चीज़ देंगे, सब कुछ करेंगे। आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि हिस्ट्री प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो देखिए हिस्ट्री में जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या हिस्ट्री का न्यू सिलेबस आ चुका है ना। क्या हिस्ट्री का अपना न्यू सिलेबस आ चुका है या हम अभी पुराने सिलेबस में ही चल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर आप न्यू सिलेबस की बात करते हैं हिस्ट्री के, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हैं जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में दिए गए हैं और कौन कौन जो चैप्टर है पीई में दिए गए हैं। मैंने कहा था, फिर से कहूंगा, ये चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं और ये चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। तो इन चैप्टर्स को एक बार आप एक नज़र देख लीजिए ताकि आपके जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हम दोनों के लिए ही बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की, देन हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ दिया गया है टीएमए में टोटल 12 चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ना है अपने बुक में। ऐसे कुल पाठों की संख्या टोटल लेसन्स 32 है, जिसमें 32 में आप 12 अगर हटा दो तो कितना बचा, 20 बचा। यानी टोटल केवल और केवल आपको 20 चैप्टर ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है? केवल आपको 20 चैप्टर पढ़ना है। चलिए अच्छी बात है, 20 चैप्टर पढ़ना है। इसमें भी अगर आप आएंगे तो 20 चैप्टर में 10 चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10 चैप्टर से आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको रिटन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो पहले टीएमए के चैप्टर्स देख लिया जाए। देखिए अगर टीएमए के चैप्टर आते हैं यहाँ पे, सबसे पहला पार्ट 1 है, यानी आपका जो है लेसन 1 ही जो है भारत के इतिहास को समझना, ये नहीं आपको पढ़ना है। पार्ट 2 आपको नहीं पढ़ना है, भारत का भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। इसके अलावा आपको पार्ट 5 भी नहीं पढ़ना है, जनपद से साम्राज्य की ओर। पार्ट 8 आपको नहीं पढ़ना है, 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य। पाठ 11 आपको नहीं पढ़ना है, भारत में प्रादेशिक राज्यों का उदय। पाठ 13 आपको नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था। 15 नहीं पढ़ना है, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। 17 नहीं पढ़ना है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव। इसी तरीके से 22 से 19वीं शताब्दी का महत्व। 26 है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। 27 है 20वीं शताब्दी में सामाजिक रूपांतरण। 29 है राज्य के निर्माण की ओर। तो ये जो चैप्टर्स हमने बोले ये कौन से चैप्टर हैं, टीएमए के हैं, जो नहीं पढ़ना है। इंग्लिश वालों का एक बार मैं पढ़ के बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि उनका ये चीजें हो सके।
फर्स्ट यहाँ पर हो गया अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री, 2 हो गया आपका द ज्योग्राफिकल सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया, 5th हो गया फ्रॉम जनपद टू एम्पायर, 8 हो गया इंडिया बिटवीन AD 750 टू 1200, इसमें आपका 11 हो गया इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स इन इंडिया 12 टू 18 सेंचुरी, 13 हो गया इकोनॉमिक ऑफ मिडाइवल इंडिया, 15 हो गया अंडरस्टैंडिंग 18th सेंचुरी इंडिया, राइट। इसके अलावा 17 हो गया इकोनॉमिक चेंजेज यहाँ पर लिखे हुए हैं आपका, 22 हो गया लेजेसी ऑफ 19th सेंचुरी, 26 हो गया नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स, 27 हो गया सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 20th सेंचुरी एंड 29 हो गया टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ये तो आपका हो गया। अब आइए आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि अगर आप आते हैं इसमें इधर वाले में पीई चैप्टर्स में, तो पीई चैप्टर्स में 50% आपको मैंने पहले ही कहा एमसीक्यू में आएगा, जिसमें पार्ट 6 है मौर्योत्तर काल। सीधे आपको पढ़ना ही है 6 से, लेसन 6 से ही आपको स्टार्ट करना, आपका क्लास यहीं से चलना है। पार्ट 7 गुप्त वंश था उनके उत्तराधिकारी, पार्ट 10 मुगल शासन की स्थापना, पार्ट 12 प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएं, पार्ट 16 भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापन 1857 तक, पार्ट 20 राष्ट्रवाद, पार्ट 23 प्रथम विश्व युद्ध तथा रूसी क्रांति, पार्ट 24 दोनों विश्व युद्धों के अंतराल का समय व द्वितीय विश्व युद्ध, पार्ट 30 प्रारंभिक राज्य, पार्ट 32 औपनिवेशिक राज्य, पार्ट 29 समसामयिक समसामयिक सांस्कृतिक स्थिति और पार्ट 30 सांस्कृतिक उत्पादन। तो ये चैप्टर्स आपको ऐसे पढ़ने हैं कि इनके एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मतलब पूछे जाएंगे। इंग्लिश में हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो इंग्लिश में दिया गया है वो दिया गया है आपका लेसन 6 पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स, लेसन 7 द गुप्ताज एंड देयर सक्सेसर्स AD 300 750, लेसन 10 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल, लेसन 12 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस, लेसन 16 establishment of British rule in India till 1857, lesson 20 nationalism, lesson 23 World War I and the Russian Revolution। ये सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा पढ़ने में पूरा। लेसन 24 द इंटर वार पीरियड एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों पढ़ना है। लेसन 30 अर्ली स्टेट्स, लेसन 32 कॉलोनियल स्टेट, 29 contemporary cultural situations, लेसन 30 कल्चरल प्रोडक्शन, राइट। तो इतनी सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देखा कि ये जो चैप्टर्स हैं ये कैसे चैप्टर्स हैं, तो ये चैप्टर्स एमसीक्यू में पूछे जाने वाले हैं। इधर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि रिटन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। जैसे पार्ट 3 हड़प्पा सभ्यता है ना, पार्ट 4 वैदिक काल आपका हो गया। इसी तरीके से पार्ट 9 दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार, पार्ट 14 हो गया मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक विकास, पार्ट 18 आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पार्ट 9 कंपनी शासन का जन विरोध, पार्ट 21 राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारतीय प्रजातंत्र, पार्ट 25 शीत युद्ध व उसके प्रभाव, है ना, शीत युद्ध वगैरह पढ़ेंगे मजा आ जाएगा एकदम से। पार्ट 28 20वीं शताब्दी में परिवर्तन, पाठ 31 मध्यकालीन राज और पाठ 30 सांस्कृतिक संचार। एक बार इंग्लिश का देख लेते हैं फिर हम सैंपल पेपर में आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ अगर आते हैं तो देखिए क्या लिखा है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द वैदिक एज 1500 BC से 600 BC, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कल्चरल डेवलपमेंट्स इन मेडाइवल इंडिया, सोशल चेंजेज, popular resistance to company rule, movements in Indian democracy, Cold War and its effects, changes in the 20th century, medieval states, cultural communication। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। मैं आपको इसका लेकर चलता हूँ इसके सैंपल पेपर में। आई होप कि वहां पर आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम मार्किंग स्कीम एक्चुअली में है क्या, कैसे एग्जाम मार्किंग स्कीम ये कर रहे हैं, राइट। देखिए अब एग्जाम मार्किंग स्कीम की बात करेंगे, जिनको भी ये चाहिए भाई
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सअप का चैनल, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पर हिस्ट्री है। और कैसा है, हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश का अलग है क्या? नहीं, वही है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। चलिए कोई नहीं, अपने इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये अपना ओपन हो रहा है। यहाँ पे ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं एक इंग्लिश मीडियम का ही कर देता हूँ, बाकी हिंदी मीडियम वाले का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब मैं हिंदी में तो समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ये है कि जब आप बात करते हैं कि आपका एग्जाम मार्किंग स्कीम कैसा जाएगा, या आप बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, हिस्ट्री 315, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। ठीक है, 50 नंबर का आपको यहाँ पूछेगा। जैसे यहाँ पर सवाल पूछा है, हु एस्टेब्लिश संघ डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया, तो पुष्पमित्र, वसुदेव, अशोक, बिंदुसार, किसने जो है क्या लिखा, सुंग डायनेस्टी का किया, सुंग वंश का। व्हेन वाज अलेक्जेंडर डाइड, इस तरह सवाल पूछेगा, अलेक्जेंडर की मौत कब हुई। द कुशवास ओरिजिनली बिलोंग्स टू वेस्टर्न चाइना, दे आर आल्सो कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं। व्हाट वाज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर, सतवाहन में सबसे निचला मंत्रालय जो था कौन था, ग्राम था, अहरस था, राष्ट्र था, या ग्रामिका था, क्या था। द टेक्स्ट कॉल्ड मिलिंदा पानो मेंशंस हाउ मेनी ऑक्यूपेशंस, तो कितना है इसमें, डैश टूक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा, तो महाराजा धीराजा किसका टाइटल, चंद्रगुप्त टू का, श्रीगुप्त। मतलब देखिए मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि इस तरह के, जिसको जब आप इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो छोटी छोटी पॉइंट, छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर पूछ रखा है। कभी वो फिल इन द ब्लैंक्स करके ऑप्शंस दे रहा है, कभी वो डायरेक्टली आपसे 4 ऑप्शंस में से एक सही जवाब मांग रहा है। ड्यूरिंग गुप्त पीरियड प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड, जो कैसे डिवाइड था उसको क्या कहते थे। ठीक है, ये सारी चीजें ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, सब देखिए, ये सारे एमसीक्यू है। अब एक एक करके पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के एमसीक्यू पूछेगा यहाँ पर। विच ऑन द फॉलोइंग नेटिव महाराजा हैड द सेकंड लार्जेस्ट मॉडर्नाइज्ड रेगुलर आर्मी इन एशिया आफ्टर द ब्रिटिश आर्मी, के बाद किसका सबसे बड़ा था, महाराजा अग्रसेन, टीपू सुल्तान, महाराजा रंजीत सिंह और छत्रपति शिवाजी। तो ऐसे करके जो है इसमें सवाल आएगा यहाँ पे, जो भी चीज आएगी। हु फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज को किसका किया था, जैसे लिखा है बंकिम चंद्र, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महाराजा अग्रसेन। तो ये सारे सवाल यहाँ पर, हु प्रोनाउंस टू ड्रेन थ्योरी किसने दिया, इंडियन रिफॉर्मर हु एडवोकेट विडो रीमैरिज, किसने जो है विधवा पुनर्विवाह के बारे में फिर से उसको रिफॉर्म किया, जैसे दादा भाई नौरोजी, महाराजा अग्रसेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। जहां तक मुझे इसमें लग रहा है राजा राम मोहन राय, क्या आंसर यहाँ तो दिया नहीं, तो आंसर देखिएगा राजा राम मोहन राय तक मुझे लग रहा है। तो राइट इस तरह से देखिए पढ़िएगा इसको, ये पूरा इस तरह से पूछेगा, आसान आसान पूछेगा, बहुत बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस खाली आपको एक बार पढ़ना है इसका, देख रहे हैं यहाँ पे 47, 40, ठीक है, देखिए 48, 49, इस तरह से। कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटीज वर सेटअप इन, कब सेटअप किया गया, 43, इस तरह से सवाल पूछ रहा है आपसे। 47, 48 है, ये देखिए 50 पर रुक जाएगा, यहाँ तक रुक जाएगा। यहाँ पर बंदनी, ये रिलेटेड टू, बंदनी किससे रिलेटेड है यहाँ पर, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, राजस्थान और गुजरात से, तो आप इसको देखिएगा। अब इसके बाद से जो है देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये क्या बदल दिया इसने, क्या नंबर दे दिया, 375, या कुछ मिस्टेक है, ये 375 का मतलब नहीं बनता है, ये गलती से मिलिट्री हिस्ट्री यहाँ पर डाल दिया 375, क्योंकि जहां तक मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ सारा का सारा जो इसमें दे रखा है, टीचिंग एंड फिलोसफी ऑफ गुरु नानक देव जी, ये सब आप ही के सिलेबस का है, ठीक है। वहाँ मिस्टेक दे दिया इसको, आप इसको वो मत लेना, जो आपका है वो ये हिस्ट्री अलग है, मिलिट्री हिस्ट्री अलग है, तो यहाँ पर मिस्टेक से डाल दिया है यहाँ पर।
तो अब यहाँ पर 50 नंबर का यहाँ थ्योरी वाला पूछेगा, जैसे लिस्ट द टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच वर कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसे कौन से दो अर्थव्यवस्था के ऐसे क्रियाकलाप थे जिससे कि उनका मतलब कॉमनली था, किससे किसका, हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा व्हाट टाइप चेंजेस वर सीन इन द पेंटिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर के पेंटिंग में अहमद शाह। डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सीन्स रेज्ड बाय राजा राम मोहन राय। एक्सप्लेन द टर्म क्यूबिज्म। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, ये जो दिया है ना यहाँ पे, जैसे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ पर जो है उससे सिग्निफिकेंस क्या था। एक्सप्लेन द एग्जांपल्स द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट्स का क्या कारण था। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं ना कि देखिए, एक तो 1857 में एक जुटता नहीं थी, अब उधर रानी लक्ष्मीबाई ने है, उधर वीर कुंवर सिंह है, नान्या तात्या टोपे हैं और भी लोग हैं, तो अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, दबा दिया। केवल इनका ही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि उसमें आप पढ़ेंगे इतिहास में कि जो आदिवासी टाइप के लोग थे, ग्रामीण किसान लोग थे, उन लोगों ने भी किया। तो अगर ये एकजुट अगर हो जाते ना 1947 की तरह, तो हमारा देश 1857 में ही आजाद हो गया होता। इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस बोलते हैं, मतलब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं 1857 को। तो बहुत डिटेल चीजें हैं, मैंने पढ़ाया है सीबीएसई वालों को, तो मेरे पास इसका है, मैंने 2-3 बैचेस पढ़ाए हैं, तो इसका आइडिया है मुझे। और ये देखिए एक मैप होता है, इस मैप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो लिखा है इसमें मार्क हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट ऑन द मैप। अब देखिए इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट ऑन द मैप, हड़प्पन, राखीगढ़ी, बनवाली, धौलवीरा और लोथल। तो इसमें आपको यहाँ पर वो देगा, वो मैप आपको देगा, तो उसमें आपको करना पड़ेगा। और ये ब्लाइंड कैंडिडेट का अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑप्शन 1 इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट, 2 ऑप्शंस यहाँ पर दिया है। क्लासिफाई द टैक्सेशन सिस्टम अंडर दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ तो ब्लाइंड स्टेट का दिया ना, तो ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए होगा यहाँ पे ये, ठीक। और यहाँ मार्किंग स्कीम दिया होगा यहाँ पे, यानी कि इसके आंसर्स दे रखे हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे। एनीवे ओवरऑल हमने अभी ये देखा है कि वही 50 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और एक बात हमें ये भी समझ में आ गई, क्योंकि इस बार अब केवल ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि भाई हम ठीक है कुछ भी ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हो जाएगा। कैसे कर लोगे भाई, एक बात मुझे बताइए, है ना, मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसको, कि अगर आप कह रहे हैं कि ये 50 मार्क्स का 50 नंबर का आपने कहा कि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है, और प्लस आपने कहा 50 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी लिखने वाला है। चलिए अगर हम इसको ले भी लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग चीजों को समझ भी लेते हैं, तो ये कैसे याद करोगे बताना जरा। क्या कोई थ्योरी है ये, क्या ये कोई 2 मार्क्स का है, क्या ये कोई 3 मार्क्स का है। तो इसके लिए डीप नॉलेज चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, पूरा डीप नॉलेज चाहिए, गहरा अध्ययन चाहिए। बहुत इजी है, अगर ढंग से टीचर मिल जाए आपको पढ़ाने वाला, और आपने इसलिए तो अलग चैनल बनाया हमने। अलग चैनल बनाने का क्या मतलब, इसलिए तो है कि हम सारी चीजें प्रोवाइड अलग करवाएंगे। वहां पर एक मेरा सक्सेसफुल चैनल है साइंस वालों का, बहुत सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया जा रहा है, लाइव क्लासेस वगैरह चलते हैं। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर आर्ट्स वाले जा रहे थे तो उनको खाली साइंस साइंस दिख रहा था, तो हमने कहा आर्ट्स अलग बनाएंगे, ठीक है। शुरुआत हर किसी का छोटा होता है, आप कोऑपरेट एंड सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल और कब बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और ये जो सब्जेक्टिव वाले हैं इसमें भी आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करना है। तो अब पहले से ज्यादा टफ हो गया है मार्क लाना, पहले से ज्यादा टफ हो गया, क्योंकि अब बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे रिटन वाला होता था 2 मार्क्स का है, कुछ लिख दिया, एक आध नंबर मिल गया। लेकिन जब हम बात करते हैं एमसीक्यू का, तो अगर आपका सही हुआ तो ठीक है, और नहीं सही हुआ तो गया आपका नंबर। तो ये 50 नंबर बहुत ही कीमती नंबर है। मैं कहता हूं इसमें 50 में 50 तो फेंकने वाली बात होगी, 50 में 40 तो आना ही चाहिए, एनी हाउ 40-45 तो आना ही चाहिए। और किस्मत साथ दिया तो 50 के 50 आपका आ जाएगा। डिपेंड करेगा पढ़ते कैसे हैं। और सब्जेक्टिव वाले में कभी फुल नहीं आता, हमेशा नंबर कटता है। मैं कहता हूँ यहाँ पर 30 भी आ गया, यहाँ पर 35 भी आ गया, तो डेट्स इनफ, काफी है। 30-35 भी आ गया तो काफी है।
कुछ यहाँ से आपने ले लिया, मान के चलिए 40 नंबर तक यहाँ ले आए, यहाँ तो खैर नंबर कटना ही नहीं है, जितना सही बनाएंगे उतना, तो भी आपका 70 75 आराम से 70 से 80 के बीच में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ टीएमए के मार्क्स जुड़ जाएंगे तो आराम से 80 एंड अबव नंबर चला जाएगा और बहुत बढ़िया आपका परसेंटेज बन जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि भाई आप अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, यानी आर्ट्स स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी की तैयारी करेंगे ना, यही सब पूछता है। हम लोग कहते हैं साइंस वाला जो लोग साइंस लेके पढ़ता है और उसको लाइफ में इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना है, तो बड़ी बेवकूफ़ी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा, वो थीटा, ये साइंस फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जब उसको आगे कुछ करना ही नहीं है तो क्या करेगा पढ़ के, कोई मतलब बनता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई इतिहास पढ़ रहा है, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ रहा है, उसको ग्राउंड लेवल का नॉलेज होगा, समझ रहे हैं आप, उसको जीवन जीने की कला सिखाता है आर्ट्स। तो आर्ट्स मतलब मैं कहता हूं कि हर किसी को लेना चाहिए। और नहीं तो देखिए, साइंस स्ट्रीम से जाने के बाद भी नौकरी की तैयारी में पढ़ना पड़ता है ना ये सब। और जिसका ये, केवल आप ये सोच के मत पढ़ना कि एनआईएस का है खाली इसलिए पढ़ रहे हैं ना, इसको ढंग से पढ़ लिया ना तो आप यूपीएससी के एग्जाम तक आपकी मदद करेगा। कहां तक? यूपीएससी की एग्जाम तक मदद करेगा, बीच में जितना कंपटीटिव एग्जाम है सब में पूछेगा। तो आपका सब्जेक्ट कभी भी अपने आप को कम मत आंकना, आप बहुत टॉप लेवल के हो। साइंस कभी भी आपका सामना नहीं कर सकता है। साइंस केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए अच्छा है जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं। बाकी नॉनसेंस है बाकी विद्यार्थियों के लिए। मैं खुद साइंस का टीचर हूं, पर मैं आर्ट्स का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल हर जगह पर है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। मिलेंगे एक नए पार्ट, नए कॉन्सेप्ट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।